क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 16% वार्षिक है तो वह निश्चित समय ज्ञात करे। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें समय ज्ञात करना है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। प्रश्न में ब्याज का प्रकार दिया हुआ है साधारण ब्याज, यहाँ पर दर दी हुई है 16% जो कि वार्षिक है, और यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन में संबंध ये दिया हुआ है कि कोई धनराशि यानी कि जो मूलधन है वह स्वयं का ही 5 गुना हो जाता है। कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये संबंध दिया हुआ है ये मूलधन और मिश्रधन के बीच में दिया हुआ है। लेकिन अब हम इससे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर मूलधन मान रहे हैं 100 यूनिट, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। आपको पता है ना कि कोई धनराशि जो है वो स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। अगर मूलधन 100 यूनिट है तो मिश्रधन फिर कितना हो जाएगा, 500 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अगर आपको मूलधन पता है और मिश्रधन पता है तो फिर आप ब्याज भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज से ही तो निकालते हैं। तो जब हमें मूलधन पता है कि मूलधन कितना है 100 यूनिट है, हमें ये भी पता है कि मिश्रधन कितना है 500 यूनिट है, तो यहाँ पर मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज है, तो मूलधन तो यहाँ पर 100 यूनिट है, तो बाकी 400 यूनिट क्या होगा, यहाँ पर ब्याज होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। आपको ये समझ में आया कि हमने 100 यूनिट यहाँ पर क्या माना, मूलधन माना, और हमें पता लगा कि मिश्रधन जो है वो मूलधन का 5 गुना है, तो हमने लिख दिया कि मिश्रधन कितना है, 500 यूनिट है। लेकिन फिर हमने यहाँ से ब्याज भी निकाल लिया, क्योंकि मिश्रधन किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। तो यहाँ से ब्याज कितना आ गया है, 400 यूनिट आ गया है। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया है कि मूलधन तो हमने 100 यूनिट माना है, और यहाँ पर ब्याज कितना आ गया है, ब्याज आ गया है 400 यूनिट। लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि वह निश्चित समय क्या होगा जिसमें जो धनराशि है वो स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दर दी हुई है 16%। हमें दर का भी तो यूज़ लेना होगा। आपने देखा कि यहाँ पर हमने ये वाला जो संबंध दिया हुआ था कि कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो इस संबंध से हमने यहाँ पर मूलधन 100 यूनिट माना, तो ब्याज कितना आ गया है, 400 यूनिट आ गया है। लेकिन अब हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर प्रश्न में दर दी हुई है, तो इस दर का यूज़ लेकर हम किस प्रकार आंसर को निकाल पाएंगे, या फिर किस प्रकार हम समय निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। अगर हम यहाँ पर मूलधन 100 यूनिट मानते हैं ना, और यहाँ पर दर दी हुई है 16%, अगर यहाँ पर मूलधन हमने 100 यूनिट माना है और दर यहाँ पर 16% दी हुई है, ये ध्यान दीजिए कि जो ये दर दी हुई है ये वार्षिक दी हुई है, तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, और 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 16 यूनिट। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना होता है कि मूलधन अगर 100 यूनिट माना है और दर यहाँ पर 16% है, और ये वार्षिक है तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। जितना दर दिया हुआ है उतना ही 1 वर्ष का ब्याज होगा। तो यहाँ पर 16 यूनिट क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये तो 1 वर्ष का ही ब्याज है। अगर हमें 2 वर्ष का ब्याज निकालना होगा तो हम 2 से गुणा कर देंगे, लेकिन 2 से गुणा करने पर तो ब्याज कितना आएगा, 32 यूनिट आएगा। लेकिन आपको पता है कि ब्याज कितना होना चाहिए, 400 यूनिट होना चाहिए। तो इतना तो आपको अब समझ में आ गया है कि हमें अब प्रश्न को कैसे हल करना होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 16 यूनिट है। आपको ये भी तो पता है कि ब्याज का प्रकार क्या है, साधारण ब्याज है। हर वर्ष के लिए ब्याज समान होगा, हर वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो 16 यूनिट होगा, और इसी प्रकार 16 यूनिट मिलकर कितने होंगे, 400 यूनिट हो जाएंगे। लेकिन हमें ये पता करना है कि कितने समय बाद ये 400 यूनिट ब्याज हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अगर हम यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। और हमें आवश्यकता किसकी है, 400 की। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम 16 में किस संख्या से गुणा करें जिससे कि ब्याज कितना आ जाए, 400 आ जाए। तो हम ये पता लगा सकते हैं ना, यहाँ पर हम समय के स्थान पर मान लेते हैं x वर्ष। अगर हम यहाँ पर समय के स्थान पर हम मान लेंगे x वर्ष, तो 16x बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा।
तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 400 में हम 16 से भाग देंगे तो आप यहाँ पर आंसर जल्दी से निकाल सकते हो। 16 दूनी 32 और 16 पंच 80। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 25 वर्ष आई है। तो आपको समझ में आया कि जो प्रश्न में पूछा गया था कि वह निश्चित समय क्या होगा, तो वह निश्चित समय क्या होगा, 25 वर्ष होगा। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस प्रश्न को हमने कैसे हल किया है। आपको इतना समझ में तो आ ही गया था कि मूलधन कितना मानना है, हमें 100 यूनिट माना है। आपको ये भी पता था कि मिश्रधन कितना होगा, 500 यूनिट होगा। जब हमें मिश्रधन पता चल गया तो उसी से हमने फिर ब्याज भी निकाल लिया कि ब्याज कितना होगा, 400 यूनिट होगा। लेकिन फिर हमने दर का यूज कैसे लिया, हमें पता है कि 16% वार्षिक दर दी हुई है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 16 यूनिट होगा। अगर यहाँ पर मूलधन कितना माना है, 100 यूनिट माना है, तो जब एक वर्ष का ब्याज यहाँ पर 16 यूनिट है और आपको पता है कि ब्याज कितना लेकर आना है, 400 यूनिट लेकर आना है, यानी कि 400 यूनिट ब्याज जो है वो कितने समय में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अगर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो 16 दूनी 32 यूनिट ही ब्याज आ रहा है, तो हम किस संख्या से गुणा करें यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 16 में 25 का गुणा करेंगे ना, तो 16 गुणा 25 करने पर कितना आ जाएगा, 400 यूनिट आ जाएगा। तो इसी से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर 25 क्या होगा, ये 25 वर्ष होगा। यानी कि 25 वर्ष में जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 यूनिट हो जाएगा। और मूलधन जो है यहाँ पर दे रखा है ना कि कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी होने में उसको कितना समय लगेगा, 25 वर्ष का समय लगेगा। तो वही निश्चित समय यहाँ पर कितना आया है, 25 वर्ष आया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि एक वस्तु है, उस वस्तु को खरीदा गया है और खरीदने के बाद उस वस्तु को बेचा गया है, और किस मूल्य पर बेचा गया है प्रश्न में नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया है। तो मूल्य नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, हम यहाँ पर मान रही है। प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट यानी कि 100 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है। अगर 100 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है तो फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर इसे इस कीमत के, यानी कि जो ये कीमत हमने लिखी है ना, इस कीमत के 80% पर बेचा जाए तो 10% का नुकसान हो जाएगा। आप यहाँ पर समझिए कि हमने ऐसा लिखा है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ था कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो हमने वह मूल्य मान लिया 100 यूनिट या फिर 100 रुपये मान लिया। फिर आगे दिया हुआ है कि अब इसको 100 यूनिट यानी कि 100 रुपये में नहीं बेचना है, इस वस्तु को कितने रुपये में बेचना है, यही जो कीमत है ना 100 यूनिट, इसे इस कीमत का ही 80% में बेचना है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो कीमत 100 यूनिट हमने लिखी है, इस कीमत पर ना बेचकर दूसरा नया विक्रय मूल्य क्या कह रहे हैं, ये 100 यूनिट में नहीं बेचना है, इस कीमत का 80% यानी कि 100 का 80% कितना होगा ये आपको पता है, 100 का 80% 80 ही होगा। तो 100 में ना बेचकर अब इसे किस में बेचना है, 80 यूनिट में बेचना है। इस तरह से आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर वस्तु को 80 यूनिट में बेचा जाता है ना, तो फिर 10% का नुकसान हो जाता है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर दो विक्रय मूल्य की बात हो रही है। एक विक्रय मूल्य हमने माना है, जो कि कितना माना है, 100 यूनिट माना है। लेकिन दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है कि इस कीमत का ही हमें 80% लेना है, तो 100 का 80% हमने लिया, तो यहाँ पर आ गया ही ये 80। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि ये तो है पहला विक्रय मूल्य और यहाँ पर ये क्या है, दूसरा विक्रय मूल्य। लेकिन अब हम यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं दोनों विक्रय मूल्य के बीच में। तो यहाँ पर ये 20 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी और ये आ जाएगा, पर ये कटकर कितना आ गया, 5:4 आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5:4। अब आगे आप प्रश्न को समझिए कि जब इसे, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है, यानी कि किस में बेचा जाता है, 4 यूनिट में बेचा जाता है, तो फिर क्या होता है, 10% का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि 10% है और 10% का भिन्न रूप क्या होगा। आप ये आसानी से निकाल सकते हो कि 10% का भिन्न रूप क्या होगा। हमें लिखना होगा 10 और बट्टा में लिखेंगे हम यहाँ पर 100। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 के बराबर।
बराबर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/10। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अगर हम यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 10 यूनिट है और यहाँ पर आपको पता है कि हानि हो रही है कितने की, 10% की, तो यहाँ पर 10 का 10% किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर हमने 10 यूनिट माना है और 1 यूनिट की अगर यहाँ पर हानि हो रही है यानी कि 10% की हानि हो रही है, तो वस्तु को बेचा कितने में जा रहा होगा, 9 यूनिट में बेचा जा रहा होगा। तो यहाँ पर हमने 4 के नीचे ही क्या लिख दिया है, 9 लिख दिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये 4 यूनिट है ये क्या है, ये वस्तु का विक्रय मूल्य ही है। और जब हमने यहाँ पर 10% हानि से विक्रय मूल्य निकाला तो ये कितना आया है, 9 यूनिट आया। लेकिन वास्तव में ये बराबर होना चाहिए क्योंकि ये वस्तु का विक्रय मूल्य और ये बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 और 9 को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 9 का गुणा करना चाहिए और 9 में 4 का गुणा करना चाहिए, जिससे कि 4 का गुणा 9 से करने पर 36 आ जाएगा और 9 का गुणा 4 से करने पर 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 4 का गुणा करना होगा और यहाँ पर कितने का करना होगा, 9 का गुणा करना होगा क्योंकि ये अनुपात है। तो अनुपात में तो हमें गुणा करना ही होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये पहला विक्रय मूल्य है। ये आपको पता है कि जिस निश्चित मूल्य की बात हो रही है वह विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर फर्स्ट सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना है आपको पता होना चाहिए। ये कितना आ गया है, 5 का गुणा 9 से करने पर ये आ गया है 45 यूनिट। फिर आप देखिए जो सेकंड विक्रय मूल्य है वो कितना आया है, 4 गुणा 9 करने पर वो 36 आ ही गया है, ये बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 36। और आपको पता है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आया है, 10 का गुणा 4 से करने पर 40 आ गया है। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर से कि आपको पता है कि पहला जो यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो कितना आया है, 45 यूनिट आया है। और दूसरा जो विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य की बात हो रही है, यहाँ पर 80% की बात हो रही है और ये कितना आया है, 36 यूनिट आया है। और आपको पता है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आया है, वो आया है यहाँ पर 40 यूनिट। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आप वैसे देख भी सकते हो कि यहाँ पर ये 45 है तो 45 का 80% 36 के बराबर ही होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 45 का अगर हम 80% निकालेंगे तो यहाँ पर ये 20 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी, 5 के पहाड़े से 45 कटेगा 9 बार और 9 का गुणा 4 से करने पर 36 ही आएगा। आपने समझा कि यहाँ पर ये 36 ही आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमें प्रश्न में आगे क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि जब मूल बिक्री मूल्य पर ही वस्तु को बेचा जाए, क्योंकि आपने ध्यान दिया कि जब यहाँ आपको पता है कि वस्तु कितने की है, 40 यूनिट की है। अगर वस्तु को 36 यूनिट में बेचा जा रहा है यानी कि पहले वाले विक्रय मूल्य का जो 80% है अगर उसमें हम वस्तु को बेचेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मूल बिक्री मूल्य है यानी कि जो पहले वाला विक्रय मूल्य है अगर हम उस मूल्य पर ही वस्तु को बेचे तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। आपको ऐसा समझना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 40 यूनिट है, लेकिन वस्तु को अब कितने रुपए में बेचना है, 45 यूनिट में बेचना है। तो हमें ये बताना है कि लाभ होगा, हानि होगी, क्या होगा। आपको पता है कि लाभ ही हो रहा है कि 40 यूनिट की वस्तु है और उसको बेचा जा रहा है 45 यूनिट में, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 5 यूनिट का। और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 40 यूनिट है, तो बट्टे में हम 40 रखेंगे और मल्टीप्लाई हमें करना होगा 100 से। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 का गुणा 5 से होगा तो 25 आएगा और 25 में अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5%। आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 12.5%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 20% दूध और 80% पानी है। इसे एक अन्य नमूने जो कि समान मात्रा में ही है के साथ मिलाया जाता है जिसमें 80% दूध है और 20% पानी है। अंतिम मिश्रण में दूध का अंश क्या होगा। तो प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि 2 बर्तन हैं, 2 बर्तन ही मान लीजिए आप, और दोनों बर्तन में मिश्रण है और मिश्रण जो है ना वो समान मात्रा में है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पहला बर्तन है उसमें मिश्रण जो है वो 100 यूनिट है, तो दूसरे बर्तन में भी जो मिश्रण है वो 100 यूनिट ही है।
अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो पहले बर्तन में मिश्रण है उसमें 20% तो क्या है, दूध है, और 80% क्या है, पानी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिल्क की जो मात्रा है वो 20 यूनिट है, तो वाटर की जो मात्रा होगी वो 80 यूनिट होगी। क्योंकि आपको पता है कि 100 यूनिट मिश्रण है, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो 20 यूनिट क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और 80% पानी है, तो 100 यूनिट का अगर हम 80% निकालेंगे तो 80 यूनिट क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर मिल्क और वाटर के बीच में अनुपात निकाला जाएगा, तो यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 1:4। यानी कि जो पहले बर्तन में दूध और पानी का जो मिश्रण है उसमें जो दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 1:4 है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहले बर्तन में जो मिश्रण है उसको मिलाया जा रहा है दूसरे बर्तन में, लेकिन दूसरे बर्तन में पहले से ही कोई ना कोई मिश्रण है, और वो भी पहले बर्तन में जितना मिश्रण है ना, जैसे कि 100 यूनिट है, तो दूसरे बर्तन में भी मिश्रण कितना है, 100 यूनिट है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो दूसरे बर्तन में मिश्रण है ना उसमें 80% दूध है, तो 100 यूनिट यहाँ पर कुल मिश्रण है और उसमें से 80% दूध है, तो यानी कि 80 यूनिट क्या है, वहाँ पर मिल्क है। और वाटर कितना है, 20%, तो 20 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। तो यहाँ पर भी हम अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात होगा 4:1। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि पहले बर्तन में तो यहाँ पर जो दूध और पानी का मिश्रण है उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो तो 1:4 है, और जो दूसरा बर्तन है जिसमें हम पहले बर्तन के मिश्रण को मिला रहे हैं उसमें पहले से ही मिश्रण तो है, और उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपको इतना समझ में आ गया। यहाँ पर हम दो बर्तन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है। पहले बर्तन में देखिए 20% दूध है और 80% पानी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20:80, क्योंकि हम यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना मान रहे हैं, 100 यूनिट मान रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जो दूसरा बर्तन है उसमें कितना है, 80% दूध है और 20% पानी है, तो 100 यूनिट यहाँ पर कुल मिश्रण है यहाँ पर, तो 80 यूनिट इसमें से दूध है और 20 यूनिट पानी है। तो इस तरह से जब हम पहले बर्तन के मिश्रण को दूसरे बर्तन में मिला देंगे तो अब हम देखते हैं कि उसमें मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 + 80 होगा तो ये हो जाएगा 100 यूनिट, और यहाँ पर वाटर की मात्रा को भी आप जोड़ सकते हो तो ये हो जाएगा 100 यूनिट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200 यूनिट हो जाएगा। तो 200 यूनिट में से 100 यूनिट क्या है, मिल्क है, और 100 यूनिट ही क्या है, पानी है। तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो अंतिम मिश्रण है, अंतिम मिश्रण कौन सा, यहाँ पर जो 200 यूनिट मिश्रण है ना यही अंतिम मिश्रण है, तो उसमें पूछा गया है कि दूध का अंश क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 200 यूनिट में से दूध कितना है। तो दूध तो आपको पता है कि कितना है, 100 यूनिट है। हमको आंसर जो निकालना है वो परसेंटेज में निकालना है। तो आपको पता है कि 200 यूनिट में से 100 यूनिट क्या है, दूध है। तो यहाँ पर 100 यूनिट हमने लिख दिया कि दूध है, और बट्टे में हमें लिखना होगा कुल मिश्रण, क्योंकि मिश्रण का ही परसेंट पूछा है तो यहाँ पर 100/200 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई हमें 100 से करना होगा क्योंकि आंसर हमें परसेंट में निकालना है। तो यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी, और यहाँ पर 2 से 100 काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, और आंसर आ जाएगा 50%। यानी कि जो यहाँ पर मिश्रण बना है उसमें दूध का परसेंटेज कितना है, 50% है, और पानी का भी कितना होगा, 50% होगा। लेकिन प्रश्न में दूध का पूछा गया है तो दूध का 50%, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है। सुबह 10 बजे तक वह यात्रा का 7/24 भाग तय करता है, और उसी दिन 1:50 पर, दोपहर का है ये, 1:50 पर वह यात्रा का 11/18 भाग तय करता है। ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो यहाँ पर आपको प्रश्न को समझना होगा। पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि सुबह से अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि व्यक्ति ने यात्रा प्रारंभ करी, और ये है सुबह का समय। समय हमें नहीं पता है, समय हमें ज्ञात करना है कि उसने कितने बजे यात्रा प्रारंभ की। तो यहाँ पर ये तो पता है कि सुबह उसने अपनी यात्रा शुरू की। फिर यहाँ पर देखिए 10 बजे का समय दिया हुआ है, तो सुबह के ही जब 10 बजेंगे तो 10 बजे तक तो उसने यात्रा का कुछ भाग तय कर लिया था, और वो भाग कितना दिया हुआ है, 7/24 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर सुबह से यात्रा शुरू करी और कुल यात्रा का 7/24 भाग उसने तय कर लिया 10 बजे तक। फिर आगे दिया हुआ है कि उसी दिन 1:50 पर यानी कि 10 बजे के बाद जब 1:50 होंगे यानी कि दोपहर का 1:50 पर वह यात्रा का 11/18 भाग तय करता है। तो मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर सुबह यात्रा शुरू करी उसने 10 बजे तक, तो उसने कितनी कर ली 7/24 भाग। लेकिन जब वह 1:50 पर देखता है कि उसने कितनी यात्रा तय करी, तो शुरुआत से देखना होगा शुरुआत से कितनी यात्रा तय कर ली है उसने, 11/18 भाग उसने तय कर लिया है 1:50 पर। लेकिन यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि यात्रा उसने कितने बजे प्रारंभ करी थी, यानी कि सुबह उसने कितने बजे चलना प्रारंभ किया था। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया है कि एक व्यक्ति है जिसने सुबह से यात्रा प्रारंभ करी है और यहाँ पर दो समय दिए हुए हैं प्रश्न में। एक समय तो दिया हुआ है यहाँ पर 10 बजे का और एक समय यहाँ पर दिया हुआ है दोपहर के 1:50 का। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जब यहाँ पर 10 बजे तक व्यक्ति ने कितनी यात्रा पूरी कर ली थी 7/24 भाग, और यहाँ पर 1:50 पर कितनी तय कर ली थी 11/18 भाग तय कर ली थी। लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा कि यात्रा कितनी तय हुई है, कितनी तय वह करना बाकी है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब समझ में आने लगेगा। आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पर जैसे कि 7/24 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 11/18। अगर यहाँ पर ये जो हर में लिखा हुआ है 18 और यहाँ पर लिखा हुआ है 24, अगर ये समान होता ना तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता कि यात्रा कितनी तय करी है और कितनी तय करनी बाकी है। लेकिन यहाँ पर जो ये हर में 24 है और ये 18 है, इस कारण हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर इस हर को हम बराबर कर दें तो शायद हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 है और 18 है, 24 और 18 का लैसे तो होता है 72, तो यहाँ पर हम हर को 72 बना देते हैं। तो 24 में हमें गुणा करना होगा 3 का, क्योंकि 72 लैसे आया है, तो यहाँ पर भी हमें 3 का ही गुणा करना होगा। 18 को 72 बनाना है तो 4 का गुणा करना होगा और यहाँ पर भी 4 का गुणा करना होगा। तो 7 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा, ये 21/72, और ये कितना आ जाएगा 44/72। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया है कि जो ये 7/24 है ना, ये वास्तव में क्या है। अगर हम यहाँ पर हर को 72 बना देंगे तो ये हो जाएगा 21/72, और यहाँ पर जो ये 11/18 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 18 को हम 72 बना देंगे तो यहाँ पर ये कितना होगा 44/72 होगा। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यात्रा जो प्रारंभ हुई है वो कब से प्रारंभ हुई है, यात्रा प्रारंभ हुई है सुबह से। और फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 10 बजे का समय है और यहाँ पर है दोपहर का 1:50 का समय। यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, यात्रा तो अभी बाकी है, लेकिन उस तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि यात्रा जो है वो कितने बजे प्रारंभ की गई थी। तो अब आप देखिए कि 10 बजे तो यात्रा का कितना भाग तय किया गया था 7/24, 7/24 यानी कि 21/72। अगर हम मान लेते हैं कि 72 यूनिट कुल यात्रा है, तो 72 यूनिट में से 21 यूनिट तय कर दिया था सुबह 10 बजे तक। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि 21 यूनिट दूरी तय कर दी गई थी सुबह से 10 बजे तक। फिर ध्यान दीजिए कि सुबह जब यहाँ पर 1:50 पर देखा गया तो कितना था वो भाग 11/18 भाग था, जबकि वास्तव में वो कितना है 44/72, क्योंकि हमने जो यहाँ पर हर में 18 दिया हुआ था इसको हमने 72 कर लिया। तो 72 यूनिट में से 44 यूनिट यात्रा दोपहर 1:50 तक तय हो गई थी, यानी कि सुबह से लेकर अब तक की यानी कि 1:50 तक कितनी यात्रा तय कर ली गई थी 44 यूनिट तय कर ली गई थी। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सुबह से लेकर 10 बजे तक तो 21 यूनिट तय की गई थी, लेकिन 10 बजे से 1:50 तक कितनी यात्रा तय की गई होगी, जबकि सुबह से 1:50 तक कितनी है 44 यूनिट है। तो यहाँ पर बीच में कितनी यात्रा तय की गई है 23 यूनिट तय की गई है। 23 यूनिट और 21 यूनिट मिलकर ही कितना हो जाएगा 44 यूनिट हो जाएगा। तो 23 यूनिट जो यात्रा है वो तय की गई है,
किस समय के बीच में सुबह के 10 बजे से लेकर यहाँ पर दोपहर के 1 बजकर 50 मिनट के बीच में यह दूरी तय की गई है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दूरी जो है वो 23 यूनिट है। हम ये पता लगाते हैं कि 1 यूनिट जो है वो कितने समय में तय की जाएगी, तो हम फिर ये भी पता लगा लेंगे कि 21 यूनिट यात्रा जो है वो कितने समय में तय होगी। अब आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर यात्रा तय की गई है। हमें इतना समझ में आ गया है कि यहाँ पर सुबह का समय है और यहाँ पर है 10 बजे का समय और यहाँ पर है 1 बजकर 50 मिनट का समय। आपको ये भी पता लग गया है कि यहाँ तक जो तय की गई है वो तो 21 यूनिट है और यहाँ पर जो तय की गई है वो 23 यूनिट है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 23 यूनिट जो है वो कितने समय में तय की गई है। ये 10 बजे है, यहाँ पर 1 बजकर 50 मिनट है, तो यहाँ पर जो बीच का समय होगा वो होगा 3 घंटे 50 मिनट। तो यहाँ पर 3 घंटे 50 मिनट है, तो हम इसको मिनट में ही चेंज कर लेते हैं। 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 180 मिनट होंगे और ये 50 मिनट भी है, तो 180 प्लस 50 कितना होगा? 230 मिनट हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो 23 यूनिट की दूरी है वो कितने समय में तय की जा रही है। 23 यूनिट की जो दूरी है वो यहाँ पर 230 मिनट में तय की जा रही है। जब 23 यूनिट दूरी जो है वो 230 मिनट में तय की जा रही है, तो फिर 1 यूनिट जो दूरी है वो कितने समय में तय की जा रही होगी? 230 में हम 23 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मिनट। यानी कि जो 1 यूनिट दूरी है वो 10 मिनट में तय की जा रही है और हम ये पता लगाते हैं कि जो 21 यूनिट दूरी है वो कितने समय में तय की जाएगी। जब 1 यूनिट यहाँ पर 10 मिनट में तय की जा रही है, तो 21 यूनिट दूरी को तय करने में 210 मिनट का समय लगेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आप यहाँ पर समझिए, आपको इतना समझ में आ गया है कि दूरी यहाँ पर सुबह से, मतलब जो भी यहाँ पर यात्रा प्रारंभ की गई वो सुबह से करी गई। फिर यहाँ पर 10 बजे का समय और यहाँ पर था 1 बजकर 50 मिनट का समय। हमें समझ में आया कि जो ये 23 यूनिट की दूरी थी बीच में, इसको पूरा करने में 230 मिनट का समय लगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो सुबह से 10 बजे तक का जो समय था उसमें 21 यूनिट दूरी तय की गई, लेकिन इसमें समय कितना लगा? 210 मिनट का समय लगा। अब हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर यात्रा जो है वो सुबह कितने बजे शुरू करी थी, क्योंकि सुबह जब यात्रा शुरू करी और यहाँ पर 10 बजे जब उसने 21 यूनिट दूरी तय कर ली, तो उसमें कितना समय लगा है? 210 मिनट का समय लगा है। यानी कि 10 बजे से 210 मिनट पहले यात्रा प्रारंभ हुई थी, तभी तो 21 यूनिट की दूरी तय की गई है ना। तो 210 मिनट में कितना समय होता है ये आप पता लगा सकते हो। हम इसको घंटे में बदल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा 3 घंटे 30 मिनट। यानी कि 10 बजे से 3 घंटे 30 मिनट पहले यात्रा प्रारंभ की गई थी और 10 बजे 21 यूनिट दूरी तय कर ली गई थी। तो 10 बजे में से अगर हम 3 घंटे 30 मिनट घटाएंगे तो समय कितना आ जाएगा? सुबह के 6:30 बजे समय आ जाएगा। यानी कि सुबह के 6:30 बजे यात्रा प्रारंभ की गई थी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर आंसर किस तरीके से आया है। आपको अब ये पता लग गया है कि सुबह 6:30 बजे यात्रा प्रारंभ की गई थी और यहाँ पर सुबह 10 बजे का जो समय था, 6:30 से 10 बजे का जो समय है इसके बीच में कितने मिनट थे? 210 मिनट थे और 210 मिनट में कितनी दूरी तय की गई? 21 यूनिट दूरी तय की गई। फिर यहाँ पर एक दूसरा समय दिया हुआ था 1 बजकर 50 मिनट का। इसके बीच में कितनी दूरी तय की गई? 23 यूनिट दूरी तय की गई और यहाँ पर इसके बीच में जो समय है वो कितना है? वो तो आपको पता है 10 बजे और 1 बजकर 50 मिनट के बीच में जो समय है वो कितना है? 230 मिनट का समय है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आंसर निकाला है कि उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा सुबह प्रारंभ की थी और समय क्या था? सुबह का 6:30 बजे का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या का हमें क्या करना है? 60% और दूसरी संख्या का क्या करना है? 3/4, और ये क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या का क्या है? 60% और ये किसके बराबर है? ये बराबर है दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 3/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या, का के स्थान पर हम गुणा का
चिन्ह लगाएंगे और 60% यानी कि 60/100। अब हम लिखेंगे बराबर और यहाँ पर ये सेकंड संख्या है, का के स्थान पर गुणा और यहाँ पर लिखेंगे 3/4। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 60 और 100 कट जाएंगे 20 के पहाड़े से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात क्या आएगा, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा ये 5/4 के बराबर। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के बीच में जो अनुपात होगा वो होगा 5:4। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 5:4, तो यही सही आंसर होगा।